नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी के साथ। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिसमें सभी एडीजी जोन पुलिस कमिश्नर शामिल होंगे। आईजी डीआईजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहेंगे। डीएम और कप्तान भी होंगे मीटिंग में शामिल। तो त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर यह बड़ी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डीजीपी भी होंगे शामिल। बड़ी जानकारी, अहम खबर इस वक्त की। और बैठक का मकसद दरअसल आगामी त्योहार और कानून व्यवस्था के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी आईजी डीआईजी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि ये तमाम बड़े अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे, तो वहीं डीएम और कप्तान भी होंगे शामिल। इसके अलावा सीडीओ, नगर आयुक्त, सीएमओ भी बैठक में शामिल होते नजर आएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी भी रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती को लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन अब इस मामले पर विपक्षी नेता सरकार पर तीखा हमला बोल रहे हैं। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सेना में अग्निवीर के जरिए ठेके पर जवान भर्ती किए गए। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। यह देश और उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ मजाक है। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए। 4 साल की ठेके की नौकरी। और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। यह कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ। यह कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ। इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूं ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और कतई ये फैसला लागू नहीं होना चाहिए। तो वहीं नगीना से जीते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या वासियों की जमकर तारीफ की। साथ ही यह भी कहा कि अयोध्या वालों ने बीजेपी को हराकर स्पष्ट संदेश दिया है कि अब धर्म की नहीं बल्कि असली मुद्दों की बात होगी। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि पुलिस की ड्यूटी का मुद्दा पार्लियामेंट में उठाने का काम करेंगे। अयोध्या वासियों को और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल, वो बहुत बुरी स्थिति में। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से, और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है। और उनको जो है उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूंगा, उन पे पावर है, वो करें। पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियां दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें। वो भी इंसान है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी अगर महागठबंधन का हिस्सा बनती तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी 0 पर आ जाती।
साथ ही उन्होंने आरएसएस को लेकर भी बड़ा बयान दिया। 80-0 होता, 80-0, मोदी जी भी हार जाते। बहुत प्रयास किया गया, लेकिन मैं बड़ा सम्मान करता हूं आदरणीय मायावती जी का, तैयार नहीं हुई। उनका हम एकला चलेंगे, चले। 16 सीटें मैं गिन के दिखा सकता हूं। हमारा इंडिया गठबंधन इसलिए हार गया कि उन्होंने या तो एक जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को खड़ा किया, वो इतने वोट ले गया कि हम जीत नहीं पाए। तो इसमें अगर देखें आप, तो मायावती जी अगर साथ रही होती तस्वीर फर्क होती, और उनके न रहने से हम 16 सीटें हारे हैं। ये तो मैं आंकड़े के साथ रख सकता हूँ। ये कोई सलाह है आपको? मेरा सलाह यही है कि अगर भाजपा को वो हराना चाहती है, भाजपा से सचमुच उनको लगता है कि भाजपा हारनी चाहिए, तो उन्हें गठबंधन के साथ आना चाहिए। अब 2027 का चुनाव है, क्या मायावती से फिर से बातचीत का दौर शुरू करेगा? देखिए, अभी बात खत्म हुई, उन्होंने मना कर दिया, तो बातचीत क्या? बातचीत तो दोनों की दोनों तरफ से हो सकती ना। एक तो अकेला एकला चलो रहे, दूसरा क्या करेगा? उत्तर प्रदेश में अब जल्द ही 5000 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी, ये कहना यूपी रोडवेज के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर का। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा से खास बातचीत में मासूम अली ने रोडवेज में ई बसों और सुविधाओं को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर जी हमारे साथ हैं। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा कि ये बसें कब तक 5000 खरीदी जाएंगी और क्या इनका प्रकरण है। देखिए, जलवायु परिवर्तन का कहीं ना कहीं हम सब लोग प्रभाव देख रहे हैं, और शीर्ष स्तर पर भी इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। और इसी कारण से 2047 तक और 2070 तक कुछ टारगेट्स बनाए गए हैं कि हम इसको कार्बन उत्सर्जन को 0 के स्तर पे ले आएंगे। तो परिवहन निगम भी पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। 5 जून को हमारे बहुत सारे बस अड्डों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, और जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम अभी प्रदेश स्तर पे जिसमें करोड़ों पौधों का वृक्षारोपण किया जाना है, उसमें परिवहन निगम भी अपना योगदान देगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अभी आज की डेट में हमारे पास 13,000 गाड़ियां हैं। तो हम जो नई गाड़ियों को अनुबंध के रूप में 5,000 नई इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने का प्लान कर रहे हैं। इसका टेंडर निकला था और ये टेंडर कल खुलेगा 14 तारीख को। तो इसकी दिशा में पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन में परिवहन निगम भी अपना योगदान देते हुए 5,000 नए बसों को अनुबंध के रूप में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की योजना बना रहा है। 100 बसों को परिवहन निगम ने स्वयं खरीदने के लिए टेंडर किया था और उसका वर्क ऑर्डर निर्गत किया जा चुका है। उम्मीद है कि अगले 2 महीनों से ये गाड़ियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये तो हमारी वो तैयारियां हैं जो पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए की जा रही हैं। साथ ही साथ महिला सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए हमने 5,000 बसों में, परिवहन निगम ने 5,000 बसों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है, जिससे कि यात्रियों को पता चल जाए बैठे बैठे कि हमारी बसें कहाँ पर हैं और कब तक पहुंच जाएंगी और गंतव्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। साथ ही साथ 5,000 बसों में जो बिल्कुल नई बसें हैं उनमें हमारे जो पैनिक बटन्स लगाए गए, जो महिला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। ईश्वर न करे कभी कोई इस तरह की बात हो जाती तो महिलाएं उसको प्रेस कर करके इमीडिएटली किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकती हैं, किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकती हैं। तो सर, दूसरे में मेरा कहना था कि कमांड कंट्रोल सेंटर आपने बनाया, बहुत अच्छा कमांड कंट्रोल सेंटर है, इसका क्या रिस्पांस है और कब तक जो है इसको और अपग्रेड करेंगे? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ये जो हमारी गाड़ियां हैं जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई है, इन गाड़ियों को हम रियल टाइम बेसिस पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कहीं पे कोई बात आ जाती है कि आपकी ये गाड़ी यहाँ पे रुकी हुई है, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, गर्मी का समय है, किसी वजह से ब्रेकडाउन हो गया, तो हम यहीं बैठे बैठे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से देख सकते हैं कि कहाँ पर ये गाड़ी ब्रेकडाउन हुई है, कौन ड्राइवर है, कौन कंडक्टर है। साथ ही साथ इन कमांड एंड कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज करके रीजन स्तर पर भी स्थापित किया जा रहा है, जो कि उम्मीद है कि आने वाले 15 दिनों में वहां भी स्थापित हो जाएगा, जिससे कि ये डिसेंट्रलाइज हो। रीजन लेवल पे आरएम स्वयं अपने स्तर से देख सकें कि उनकी गाड़ियां कहाँ पर हैं। और यहाँ पर सेंट्रलाइज स्तर पे तो आप देख ही चुके हैं, वो ऑलरेडी फंक्शनल है। एक सवाल ये था मेरा कि ऑनलाइन बसों का था जो में बुकिंग हो जाएगी, उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा, प्लस मंत्री जी कह रहे थे कि भाई इनको और बेहतर हम कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि ऑनलाइन सर्विसेज और बेहतर हो सके?
देखिए, परिवहन निगम में हमारी एक नागरिक उत्तरदायित्व भी है कि हमारी बसें समय से चलें और जो बस निर्धारित हैं वो कैंसिल ना हो। बीच में कई जगहों से इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बसें में रिजर्वेशन होता है, यात्री खास होते हैं, बस का ब्रेकडाउन हो गया, किसी कारणवश बस विलंब से पहुंची, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि यदि बस कैंसिल की जाती है तो चाहे वो किसी भी रीजन की दूसरी बस हो, उसमें यात्रियों को एडजस्ट किया जाए, जिससे कि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। तो इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम इसको जीरो कैंसिल थी कि रोडवेज में कर्मचारियों की कमी बहुत अरसे चल रही है। आपने काफी प्रयास भी किए हैं, अब ये प्रयास करने में सफल हो रहे हो, कब तक इनको मूलभूत परिणाम मिल रहा है? देखिए, इसमें शासन स्तर से हमें बहुत सहयोग मिला है, शासन का भी बहुत आशीर्वाद प्राप्त हुआ है कि हमें अपने एआरएम्स की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग से परमिशन मिल रही है। हम लोग इस प्रयास को कैबिनेट में भी ले जा रहे हैं। समूह ग के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से भी हम कर रहे हैं। इलेक्शन की वजह से थोड़ा विलंब हो गया, अब हम लोग उसको युद्ध स्तर पे कराएंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ 5000 ड्राइवर्स की भर्ती हो रही है। कोई भी आदमी जो योग्य है, योग्यता रखता है, वो अपने कागज के साथ आए, डिपो में आए। डिपो में प्रत्येक हफ्ते में 2 दिन अलग अलग डिपोज के अलग अलग दिन हैं, वहां पर आकर करके अपना प्रमाण पत्र जमा करें और नौकरी प्राप्त करें। तो 5000 चालकों की भर्ती तो हम अगले 1 महीने में करेंगे। इसके अलावा करीब करीब लगभग इतनी ही संख्या कंडक्टर्स की भी होगी, जिसकी भर्ती की प्रक्रिया हम शुरू करने वाले हैं। ड्राइवर की भर्ती पूरी तरह से जो है ओपन है, पूरी तरीके से ओपन है। कोई भी आदमी जो एक सर्टेन योग्यता रखता हो, जिसकी हाइट 153 सेंटीमीटर या जो भी निर्धारित है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता जो है और उसके पास HMB का लाइसेंस है, एक सर्टेन एक्सपीरियंस के साथ, वो आए और आकर करके नौकरी कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये थे मासूम अली सरवर जी। इनका सीधे से कहना है कि 5000 अनुबंधित बसें जो पूरे रूप से ग्रीन बसें होंगी, ये जल्दी ही खरीदी जाएंगी और इनका टेंडर हो गया है, कल खुलेगा। और इसके बाद 100 बसें जो परिवहन निगम की अपनी होंगी, जो ई बसें इनकी अपनी होंगी, वो बेहतर और काम करेंगे। इसके साथ में सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि 5000 ड्राइवर रोडवेज में भर्ती किए जा रहे हैं, जो एकदम ओपन सिस्टम पे हैं कि जो ड्राइविंग जानते हैं और उनके बाद अगर योग्यता पूरी है तो आएँ और सीधे रीजन में जाएँ, उनकी सीधी भर्ती हो सकेगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है प्रयागराज से, जहां पर खड़ी स्कूटी में अचानक से भीषण आग लगने का मामला सामने आया है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। स्कूटी से उठने लगी आग की तेज लपटें। स्कूटी में आग लगने से पूरे इलाके में भी हड़कंप की स्थिति पैदा हुई। आग लगने से स्कूटी पूरी तरह जल गई। भीषण गर्मी से पहले भी लग चुकी है इस तरह की आग, कई वाहन अब तक जलकर राख हो चुके हैं। दरअसल जिस तरह से गर्मी का प्रकोप इन दिनों दिखाई पड़ रहा है, ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण है वाहनों में आगजनी के पीछे। तस्वीरें देखिए, आग का पूरी तरह से गोला बना हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूटी जो खड़ी हुई थी, अचानक से उसमें आग लगी और देखते ही देखते आग इतनी तेजी से बढ़ी कि थोड़ी ही देर बाद स्कूटी पूरी तरह जल चुकी थी। तस्वीरें देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पूरी तस्वीरें हैं। जानकारी के अनुसार प्रयागराज में ये खड़ी स्कूटी में अचानक से भीषण आग लग गई। गौरतलब है कि पहला मामला इस तरह का नहीं है। इससे पहले भी चाहे 2 पहिया वाहनों की बात करें या फिर गाड़ियों में भी इस तरह के मामले लगातार बीते दिनों सामने आए हैं। साथ ही साथ ट्रांसफार्मरों में भी इस तरह से आगजनी के मामले बढ़ती गर्मी में देखने के लिए मिले हैं। और ऐसा ही ये पूरा प्रकरण प्रयागराज का, जहां देखते ही देखते पूरी स्कूटी जल गई। साल 2024 उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया है। लगातार उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप है। उत्तर प्रदेश में भी लोग गर्मी से परेशान हैं। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 5 दिनों तक गर्मी का कहर रहेगा। धरती तपती रहेगी और उमस भी रहेगी। और आइए आपको बताते हैं अलग अलग जिलों का तापमान। प्रतापगढ़ में देखिए, मिर्जापुर में 46 के आसपास, भदोही में 46 के आसपास, इसी तरह जौनपुर में भी 46 डिग्री के आसपास, उधर लखनऊ में 45 डिग्री, प्रयागराज में 45 डिग्री, गोरखपुर में 45 डिग्री, नोएडा में 45 डिग्री, कौशाम्बी में भी तापमान आसपास, फतेहपुर में भी कमोबेश स्थिति यही। संत कबीर नगर की बात करें, चित्रकूट की बात करें या बात करें आगरा की,
तमाम जगहों पर जो तापमान है 44 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। वृंदावन में 44, बागपत में भी 44 डिग्री, कानपुर में 44 डिग्री सेल्सियस, बांदा में 44 डिग्री, गाजियाबाद में भी टेम्परेचर 44 के आसपास। झांसी में हालांकि कुछ डिग्री टेम्परेचर कम है, 42 डिग्री के आसपास। मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल में भले ही हीट वेव वार्ड बनाया गया है, लेकिन बिजली गुल होने के बाद मरीजों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। दरअसल दिन में तापमान 44 से 47 डिग्री तक पहुंच रहा है। इस बीच बार बार कई घंटों तक बिजली कटने से मरीजों को मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ नहीं है। देखिए तस्वीरें, अस्पताल के अंदर की तस्वीरें सामने आई हैं। बिजली कट के बाद किस तरह से न सिर्फ मरीज, तीमारदारों का हाल और भी ज्यादा बेहाल नजर आ रहा है। अच्छा, कहाँ पर एडमिट है? जिला अस्पताल में। अच्छा, तो क्या क्या दिक्कत क्या है आपको? लाइन कर रही है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, गर्मी बहुत है यहाँ पर। तो मरीज को भर्ती किया है? भर्ती किया। मरीज के पेट में गैस था, अरे सूजन था, उससे दाने में सूजन था, पथरी है। तो लाइट नहीं, इसीलिए वो खड़ा गई है, बेड पर से नीचे भाग रही है। अभी ठंडा पानी मंगाए, पूरा शिकायत कर रहे हैं गर्मी के कारण कह रहे हैं कि पूरे गांव में 24 घंटा लाइन दे रहे हैं। जब मुख्यालय पर लाइन नहीं दे रहे हैं, अस्पताल में लाइन नहीं दे रहे हैं। 5 घंटा लाइन कटी थी रात में। हाँ, आज भी कटी है, बरकरार मौके पर देख लीजिए। तो जनरेटर नहीं चल रहा है? कुछ नहीं, कोई जनरेटर है ही नहीं रहा। तेल कौन देगा? जनरेटर चला के कर्मचारी तेल जलाएंगे अपना। तो अच्छा, जब लाइट कटा तो ये लाइट जलता है कि पंखे बंद रहता है? नहीं, लाइट भी नहीं, पंखा नहीं तो लाइट नहीं। अंधेरे में? अंधेरे में। ये नहीं है कि पंखा बंद हो गया तो लाइट चल रही, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलता। हाँ, ऐसे ही चलता है। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत लाइट कटा हुआ है, बाहर गया था, भी आया। हाँ, तो भी देखा लाइट नहीं, अंदर गर्मी बहुत हो रहा है। तो जो मरीज है कैसे बैठे हैं ऐसे में? सब ऐसे बेना डुला रहे हैं, बैठे हुए हैं। दिक्कत है? हाँ, गमछा पसीना पोंछ ही रहे हैं। दिक्कत है? दिक्कत हो ही रहा है भाई, लाइट नहीं तो दिक्कत तो होगा ही। गर्मी इतनी, तापमान देख ही रहे हैं क्या डिग्री चल रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। श्रावस्ती में गिलौला थाना अध्यक्ष से संभल नहीं रहा थाना क्षेत्र। थाने से 100 मीटर की दूरी पर फिर हुई बड़ी चोरी, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम। सहारनपुर में एसएसपी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग, बकरा ईद पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए की मीटिंग। देवरिया में दबंगों ने एक युवक पर किया जानलेवा हमला, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी, एक अस्पताल में 2 क्लिनिक किए गए सील। अस्पताल में कराया जाता है गर्भपात, भारी मात्रा में पाया गया मेडिकल वेस्ट। अलीगढ़ में कलयुगी बेटे ने मां और बहन पर किया हमला, लहूलुहान अवस्था में थाने पहुंचे पीड़ित, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फर्रुखाबाद में खेत खरीदने को दिए गए रुपए वापस मांगने पर मारपीट, घटना में 2 लोग घायल, पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ललितपुर में गर्मी के चलते कई घरों में लोग बीमार, ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, विद्युत आपूर्ति बहाल कराए जाने की मांग उठाई। फतेहपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत, हादसे में एक युवक हुआ घायल, पुलिस ने घायल को अस्पताल में एडमिट कराया। बहराइच में सो रहे मासूम पर तेंदुए ने किया हमला, बच्चे के चिल्लाने पर परिजनों ने मचाया शोरगुल, इलाज के दौरान बच्चे की मौत। फतेहपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने ई रिक्शा में मारी टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, एक घायल, पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली में पुलिस गश्त की खुली पोल, एक हफ्ते में 7 घरों में हुई चोरी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, बदमाशों के पास से एक बाइक, अवैध तमंचा, कारतूस, 1 लाख की नकदी बरामद। महोबा में दबंगों की गुंडई, उधारी का सामान न देने पर दुकानदार को पीटा, मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद। फर्रुखाबाद में बाइक खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद, सिपाहियों ने आरोपी से की 40,000 रुपए की मांग, जेल में ले जाकर पट्टे और लात घूंसे से मारपीट करने का भी आरोप। फर्रुखाबाद में खेत में मेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में 4 लोग घायल, पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। आगरा में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम, पानी की लाइन में पानी देने की मांग की, थाना खंडौली क्षेत्र के नाई की सराय का मामला।
गाजीपुर में शोरूम में लगी भीषण आग, घटना में करोड़ों का सामान जला। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। आगरा में डीसीपी ने 30 पुलिस कर्मचारियों को किया निलंबित। पीड़ितों से उचित लाभ लेने का लगा था पुलिसकर्मियों पर आरोप। डीसीपी की कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप। फतेहपुर में चाय की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ हादसा। झांसी में ट्रक और बाइक की टक्कर, हादसे में एक युवक घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फतेहपुर में पुलिस ने चोरी की घटना का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में फर्जी आइसक्रीम फैक्ट्री पर प्रशासन का चाबुक चला। फैक्ट्री से उपकरणों के भरे सैंपल लिए गए। फैक्ट्री में नाबालिग बच्चे भी कर रहे थे काम। रायबरेली में गर्भवती के साथ दबंगों ने की मारपीट। घटना में घर में पल रहे शिशु की मौत। महिला के परिजनों ने कोतवाली में दी शिकायत। अलीगढ़ में बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग, लगातार शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। नोएडा पुलिस को मिली सफलता, गांजा तस्करी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। 800 किलो गांजा हुआ बरामद। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।